student, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारे जीवन में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, जिससे हम अपनी सारी बातें कह लेते हैं। स्पेशली हमारे घर के जो सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें दादी, दादा, नानी, नाना जी, वे लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उनकी यादें हमारे पास हर वक्त होते हैं, हर दम होते हैं। उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका अपनापन जिसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। आप लोगों के पास भी दादा दादी होंगे जो आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाते होंगे, किस्से सुनाते होंगे और अपने बचपन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताती होंगी कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, आप लोगों के ज़माने ऐसा होता है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, बहुत ज़माना बदल गया है, हमारे जहाँ लोग सीधे साधे होते थे अब तो बहुत तेज होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आज का पाठ है दादी माँ। इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी दादी माँ के स्नेहिल और आकर्षक व्यक्तित्व का बहुत अच्छा वर्णन किया है कि वह कैसे हर चीज में अपने आप को पहले रखती थी और उन्हें हर चीज आती थी। वो जो है कैसे उनकी जो है जब वो बीमार होते थे उनकी सेवा किया करती थी। और इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और इतनी आनंददायक कहानी है और इतनी प्रेरणादायक कहानी है, आप लोग भी इस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों को भी अपनी दादी, अपनी नानी और अपने बुजुर्ग याद आएंगे। आप उनसे बहुत स्नेह करने लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। जो ये कठिन शब्द हैं, ये जो है उच्चारण की दृष्टि से और आपके लिखने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो थोड़े से कठिन शब्द हैं, इनको आपको लिखने का अभ्यास करना है, लिखने और बोलने का। सबसे पहले है शुभचिंतक। इसमें आपको देखना है शव कौन सा है। ठीक है, शुभचिंतक। फिर दूसरा है स्वच्छ, तीसरा है अदृश्य, ठीक है, और चौथा है विह्वल, पांचवा है आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद बहुत ज्यादा आता है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये शब्द बहुत आता है। और परिस्थितियों, इसको आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। और वात्या चक्र और कुकरमुत्ते, ये कुछ शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं। इनको आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब हम आते हैं शब्द अर्थ की तरफ। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हमने अर्थ लिखे हैं। इस पाठ को समझने के लिए उन शब्दों का अर्थ समझना सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिवान। सिवान का मतलब होता है नाला। ठीक है, हिलोर। हिलोर मतलब लहर। एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, यानी कि एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। ठीक है, हुड़क। ठीक है, जिज्ञासा मतलब किसी काम को करने की इच्छा, उसको लेखक ने हुड़क बोला है। और विसूचिका। विसूचिका यानी कि एक बीमारी होती है, यानी छूत की बीमारी। उसे आप जो फैलने वाली बीमारी को, जैसे आजकल कोरोना हो रखा है, इसको आप विसूचिका बोल सकते हैं। यह जो है छूने से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि इसमें वायरस होता है। सन। सन मतलब जूठ या फिर रुई भी आप कह सकते हैं वहां पर। तिताई। तिताई का मतलब तीता, कड़वा। ठीक है, यानी कि तीखापन, कड़वापन, उसको तिताई कहते हैं। विह्वल। विह्वल मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल, घबराया हुआ। और वात्या चक्र। वात्या चक्र का होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हवा चलती है तो एक गोल गोल भौर टाइप का बनता है और वो ऊपर को धूल के साथ उड़ता है, उसको वात्या चक्र कहते हैं। यहाँ पर जो जब परिस्थितियां, जब समस्याएं एक के बाद एक आती हैं, तो उसको जो है वहां पर उसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है,
वैसे इसका भंवर और तूफान होता है। धूमिल, धूमिल का मतलब होता है धुंधला, यानी कि हल्का सा दिखाई देना। तो बच्चों, ये थे आप आज आपके कठिन शब्द और शब्द अर्थ। शब्द अर्थ और भी है, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख के समझा दिए हैं, और मैं पाठ में भी यदि कोई कठिन शब्द होंगे तो मैं आपको उनको समझा करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब जाते हैं हम पाठ की तरफ। मैं पाठ को पढ़ते हुए आपको समझाऊंगा भी, आप ध्यान से सुनिएगा, और मैं इस पाठ का पीडीएफ ही आपको भेजूंगा, और इस पाठ को हम आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ। तो आइए बच्चों देखते हैं पाठ दादी माँ। इसमें सबसे पहले लेखक अपनी बात बताते हैं, अपनी कमजोरी का वर्णन करते हैं कि कैसे मित्रों के सामने मैं बहुत ज़्यादा अपनी दादी माँ की याद में अधीर हो जाता था। वो जो मेरे दोस्त हैं वो उस समय मेरे मुंह के पास तो मुझे सांत्वना देते थे, लेकिन बाद में वो मेरी मजाक बनाया करते थे। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वो कहते हैं कि यह मेरी कमज़ोरी ही है। मैं जो है इतना बड़ा हो गया हूँ, यानी कि पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। वो कहते हैं कि अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैंने जो है बरसों, मतलब वो कहने का मतलब उनका है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा मन हमेशा नहीं तो कभी कभी, प्रायः मतलब कभी कभी अनमना सा हो जाता है। ठीक है, मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। जब मेरा मन बेचैन हो जाता है, मुझे घर में दादी की याद आती है, तो जो मेरे मित्र हैं वो मेरे मुंह के सामने मुझे प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि छुट्टियां आने वाले हैं, कोई बात नहीं, घर में फिर तुम जो है चले जाओगे। लेकिन पीठ पीछे वह मेरी कमज़ोरी का मजाक भी उड़ाते हैं। मुझसे कहते हैं वो जो है छोटी सी परेशानियों में घबराने वाला व्यक्ति है। ठीक है, मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, लेकिन फिर मैं यह सोचता हूँ कि अब मैं इन बातों को कभी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। फिर सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जाने दो इन बातों को, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद, शरद मतलब जाड़ों की, शीत मतलब ठंडी किरणों के समान स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, शीतल मतलब ठंडी किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी कि वो याद करते हैं अपनी दादी माँ को। तो देखें आगे। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार मतलब अश्विन का महीना, बरसात के बाद जब अश्विन का महीना आता है उसे क्वार के दिन। ठीक है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अघन में चिवड़ा गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में
कूदना न हो तो बुरा मालूम होता है। तो बच्चों, इसमें कहते हैं लेखक, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आगे हैं, यानी कि अश्विन के दिन आगे हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी कि उस समय चारों ओर जो है पानी ही पानी है। दूर के सिवान से बहकर, सिवान मतलब नाले से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, मोथा साई घासें हैं, ठीक है। घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरत की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जो उस समय बरसात के बाद जो खुशबू आती है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, यानी कि वो उस मौसम की बातें कर रहे हैं कि हर मौसम का अपना मज़ा होता है। और इस समय जब गांव के सारे जलाशय भरे रहते हैं और उनमें जब लड़के कूदते हैं तो उसका अपना अलग ही मज़ा है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, यानी कि आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, तो जो जाड़ों में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो उनका भी कोई बात नहीं, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, और चैत्र के महीने में लाई के साथ यदि गुड़ की पट्टी नहीं भी मिले, उसका भी कोई अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में, यानी कि अश्विन के दिनों में, उस गंधपूर झाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम होता है, ठीक है। इसमें लेखक अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि वह गांव में कैसे खेलते थे। वहाँ जब बरसात के बाद पानी भर जाता था तो सारे गांव के लड़के एक जलाशय में कूदते थे। बाकी जो चीज़ें हैं हर मौसम की वो ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि लेखक को उन जलाशयों में कूदना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वह कह रहे हैं कि यदि उस समय यदि उन गंध भरे जलाशयों में उन्हें कूदने को नहीं मिलता था तो बहुत बुरा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। इसमें जो है लेखक कह रहे हैं कि मैं भीतर से हुड़क रहा था मतलब लालायित हो रहा था उस जल में नहाने के लिए। फिर से 2-1 दिन ही तो कूद सका था। वो कहते हैं कि मैं जो है 1-2 ही दिन तो उसमें कूद सका था और उसमें नहाने के कारण मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। कहते हैं जब हल्की हल्की बीमारी होती है तो वो मुझे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, और थोड़ा थोड़ा दर्द हो तो मुझे दिन भर खाने के लिए नींबू और साबुन मिले। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। वो कहते हैं कि जब मेरे को ज्वर आया इस बार तो भयंकर आया, और पहले जो है जल्दी उतर जाता था, इस बार जो है चढ़ता ही गया। और मेरे ऊपर रजाई पर रजाई डाल रहे थे लेकिन मेरी ठंड नहीं जा रही थी, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई,
शायद नहा कर आई थी। वो कहती कि मैं जब दिन में चादर लपेट के सोया था तो उसमें मेरी दादी माँ आई, वह शायद नहा कर आई हुई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह स्नेह शरीर पर वो कहते हैं कि वह उनके शरीर का वर्णन करते हैं कि वह जो है दुबले पतले स्नेह मतलब प्यार भरे शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर, यानी कि सन मतलब रुई, रुई जैसे सफ़ेद बालों के सिरों पर, सद्य मतलब अभी अभी टपके हुए जल की शीतलता, शीतलता मतलब ठंडकता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, उन्होंने मेरा सर और मेरा पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल, अपने जो आंचल जो वह धोती पहन के आई थी उसकी गांठ को खोल करके अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। एक कुछ उन्होंने दवा बनाई होगी, उन्होंने उनके मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, यानी कि उसके लिए कभी उनके लिए कभी पंखा करती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जलते हुए मतलब जो जर के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे थे उनको कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जर का अनुमान करती, और जो है बार बार वो जो मुझे छू करके जर का अनुमान करती कितना बुखार है। दादी माँ लेखक का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर वो देखती हैं हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। वो हर तरह की तो तरह जो जो चीज़ें होती हैं वो देखती हैं। आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी कि गांव में जो दवाइयाँ मिलती हैं उन सब के नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम जो वो मेरे साथ करती थी। क्या क्या करती थी? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम एक तरह की बीमारी, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका मतलब जो छूत की बीमारी होती है के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग मतलब लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, यानी कि जल की धारा, गुग्गल और धूप, यानी जो गुग्गल होता है उसकी धूप, जिससे जो है कई रोगों में फ़ायदा होता है। ठीक है, गुग्गल की धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक पिछले दिनों को याद करते हैं, लेकिन वह फिर कहते हैं कि मुझे बुखार तो अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महराज यानी कि जो खाना बनाने वाले हैं अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तितई के डर से बुखार भाग भी जाता है। जो कुनैन होती है वो जो है एक प्रकार की मलेरिया की दवा होती है, वह बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। लेखक कह रहे हैं कि उसकी जो है जो उसकी कड़वाहट होती है उसके डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। और वह लेखक कहते हैं कि जब बचपन में बुखार आता था तो दादी जो है मेरे को तरह तरह से जो है मुझे प्यार करती थी, मेरे इतना ख्याल रखती थी, लेकिन अब जो बुखार आता है ऐसा बुखार जो है बुलाने को जी नहीं करता। वो मजाक के अंदाज में यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब लेखक आगे बताते हैं कि जब उनकी किशन भैया की शादी हुई थी तो उनकी दादी माँ कितनी खुश थी। तो देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी न आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। कार प्रयोजन मतलब जहाँ पर कामकाज होता है। ठीक है, जहाँ जैसे आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हो, शादी का जो घर ठहरा यानी कि कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, कि वो कुछ करती नहीं थी, लेकिन जो है सारी जिम्मेदारी अपना लेकर वो जो है कभी किसी से कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना, हर जगह के। ठीक है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वो जहाँ पर न जाती वहाँ पर जो है उस काम में देरी हो जाती।
उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। यानी कि वहाँ पर जो वो कहते हैं कि एक दिन मैं जब बाहर द्वारे पर खड़ा था तो दादी माँ किसी पर जो है बिगड़ रही थी, जो जो से बोल रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, यानी कि उनकी दादी माँ से कहते, धन्नो ऐसा नहीं होगा, रुपये मैं सूद के आज दे दे। सूद मतलब ब्याज। आज जो है जो मैंने तुमको पहले दे रखे हैं उन रुपयों को आज ब्याज सहित दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। कहते हैं कि तुझे तो कोई शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ी फिरी। वो कहते हैं कि जिसमें मांगने आई थी उसमें तो पैरों पर अपनी नाक रगड़ रही थी। कैसे मांग रही थी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी तेरे को मेरे अलावा, और किसी ने एक पाई नहीं दी। अब लगी है आजकल करने फसल मैं दूंगी, और आजकल जो है कहने लग गया कि मैं तुझे जब मेरी फसल कटेगी तब दूंगी फसल, दे करने लगी। अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी? तो वो जो है लेखक कहते हैं कि वो जो है रामू की जो चाची थी वो आई थी, तो उनको वो जो है डांट रही थी ऐसे ऐसे। तो बच्चों यहाँ तक आज करते हैं, अगली बार हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो है कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो फिर जो है जो दादी माँ है उनका स्वभाव कैसा होता है, फिर वो कैसे पैसे दे देती हैं, इसमें आपको बहुत सा जानने को मिलेगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। इसमें आए हुए जो कठिन शब्द और शब्दों के जो अर्थ हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ शब्दों में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।